अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में सियासी और मुआशी कहानी साथ साथ चल रही है। सियासत में जो कुछ हो रहा है, आपको इल्म है कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी अदम इस्तेहकाम क्रिएट करता है। इस वक्त एक बड़ी सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की मईशत अंगड़ाई ले। जो कारोबार ज़िंदगी आपको नज़र आता है कि वो ठप पड़ा है, कारोबार ठप पड़ा है पाकिस्तान में। अब उसके रिवाइवल की कोशिशें हो रही हैं और बदकिस्मती से ये जो काम जो कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का है, उसको एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। पै दर पे हुकूमतें जो हैं वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में नाकाम रहीं और अब पाकिस्तान की जो फ़ौज है, पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं, वो इस सारे मामले में सरगर्म अमल नज़र आते हैं। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके हवाले से ज़ाहिर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इस्लामाबाद इस वक्त मेज़बानी कर रहा है चीन के नायब वज़ीर आज़म खे लिफेंग की। वो 3 रोज़ा दौरे के ऊपर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये विज़िट है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किसी सबके इल्म में है। गुज़श्ता 10 साल में CPEC पर जो प्रोग्रेस हुई है, उसकी एनिवर्सरी वो मनाई जा रही है और उसके हवाले से मुख्तलिफ़ तकरीबात हैं। इस दौरे के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ MOUs पाकिस्तान और चीन के दरमियान साइन किए गए हैं। ये दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है और ऐसा क्यों है कि गुज़श्ता 10 सालों में चीन के सदर का या चीन के वज़ीर आज़म का ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर विज़िट्स नहीं हुए? क्या ये एक नॉर्मल बात है कि इतने बड़े और इतने अहम मौके पर चीन के नायब वज़ीर आज़म दौरा करें, ना कि चीन के सदर या चीन के वज़ीर आज़म दौरा करें? ये सवाल भी बहुत अहम है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं। और पाकिस्तान में जो एक सिक्योरिटी का मामला है, जब आपने मईशत को बेहतर करना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, सरमायाकारी लेकर आनी है, तो एक महफूज फ़िज़ा में ही ये सरमायाकारी हो सकती है। तो जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ में जो हमला हुआ, जिसमें अब तक बदकिस्मत वाक़े में 54 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 83 लोग हैं जो ज़ख्मी हैं, उनमें से 15 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ऐसा जो वाक़या है एक ऐसे वक्त पर होना जिस वक्त हमारे हमसाया दोस्त करीबी जो मुल्क है चीन, उसके नायब वज़ीर आज़म वो इस्लामाबाद के दौरे पर आ रहे हैं और उससे एक दिन पहले इस किस्म का वाक़या होना, क्या इन मामलात के दरमियान कोई रब्त मौजूद है? क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए मामलात हैं? ये बहुत ही अहम सवालात हैं। और उसके बाद जो सियासी सवालात हैं वो इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं कि निगरान हुकूमत ने कायम होना है और चमगोइयाँ चल रही हैं कि निगरान हुकूमत कायम तो हो जाएगी लेकिन फिर वो जाएगी नहीं, निगरान हुकूमत आ जाएगी। इस हवाले से जो गुफ्तगू हमने गुज़श्ता दिनों सुनी, उसमें अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, जिनका इस सारे मामले में बहुत अहम किरदार है, उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ मशावरत के साथ ये फाइनल करना है कि कौन होगा पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म। वो निगरान सेटअप के आने, इंतखाबात के इनकाद के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ओवर द वीकेंड उन्होंने क्या बात की। एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं समझ रहा हूँ कि शायद या तो नवंबर में इलेक्शन होंगे, और अगर नवंबर में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर मुझे 2 साल इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनको अगले फिर 2 साल इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे? और जब हम बात करते हैं कि एक निगरान सेटअप कायम होना है, उसके हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वो आजकल बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के इंटरव्यूज़ हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 5 नाम जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने वो अपने इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। इसमें से फिर 3 नाम शॉर्ट लिस्ट करके जो है वो अपोजिशन के साथ मामलात फाइनल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस हवाले से जो वो बात कह रहे हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो मुशावरत है इसमें किस किस की शामिल होगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया मंसूर अली खान को इंटरव्यू देते हुए, वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। पिंडी से क्या सूरत है? नहीं, कोई मैं, क्योंकि यू आर द राइट पर्सन। मैं जो हमने नाम जो 4-5 तजवीज़ किए हैं, जो ऑब्वियसली हमारे तो एक तजवीज़ ही है ना, लीडरशिप ने फैसला करना है, जो कोलिशन की लीडरशिप है उन्होंने फैसला करना है। हो सकता है उनके जहन में भी कोई नाम हो, वो फैसला करेंगे। हमारे ज़िम्मे लगाया गया था कि आपको नाम दें। हमने घंटा 1.5 घंटा बैठ के उन नामों को, दे आर ऑल पीपल ऑफ वेरी हाई क्रेडिबिलिटी, यू नो, इन माय ओपिनियन बड़े दयानतदार और फेयर शख्सियात हैं। तो वो आप डिस्कस करेंगे पिंडी से या ये आप लोगों का ही फैसला होगा? ये फैसला जो है ये भी लीडरशिप ही करेगी कि करना है कि नहीं करना। मेरा ख्याल, वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि करना होगा। एंड लेट्स बी वेरी फ्रैंक,
जो रियलिटी है वो रियलिटी है, हमें करना पड़ेगा। ये एक अजीब ट्रेंड है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ हो, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं। कहानी कुछ और होती है, जब इस वक्त इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर ये बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं। इस सारे मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू होगी और 9 मई के हवाले से जो गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की, वो गुफ्तगू जो है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। अगेन ओवर द वीकेंड ये डेवलपमेंट हमने देखी, उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी सुन लें। 9 मई तो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश थी, वो सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ साजिश थी कि उस दिन इमरान नियाज़ी जो उसका सरगना था इस साजिश का और उसके हवारी, जिसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, जिसमें इसके सियासी जत्था वो भी शामिल था, कुछ फ़ौजी भी थे, उनकी ख़ानदान के अफराद भी थे। उस दिन ये प्लान था इंतहाई कभी ये एक साजिश थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का तख्ता उलट दें और पाकिस्तान में अनारकी हो जाए और सिविल वॉर हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक नई डायमेंशन दिया सारे मामले को। 9 मई के वाक़यात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तख्ता उलटना चाहते थे, बगावत करना चाहते थे, इसके हवाले से अगर इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ही सवाल होना चाहिए हम सब का, तो फिर आपकी हुकूमत क्यों हाथ पर हाथ रख कर बैठी है और कोई एक्शन जो है वो इस हवाले से क्यों नहीं लिया जा रहा। इन तमाम सवालात के साथ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय पैनल। आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल टुडे विद मी। मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, तज्ज़िया निगार हैं, दिफाई मामलात आपको मालूम है कि उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, रीजनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और पाकिस्तान और चीन के ज़ाहिर है के ताल्लुकात, अफगानिस्तान के ताल्लुकात, इन तमाम मामलात पर। साथ ही कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, अगेन इंटरनेशनल अफेयर्स में एक्सपर्टीज़ है, रीजनल मामलात में इंडिया के साथ, चाइना के साथ, अफगानिस्तान, ईरान, इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं इसके हवाले से बड़ी नज़र रखते हैं। और कुछ ही देर में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लेंगे हुमायूं खान साहब, अगेन सिक्योरिटी और सियासी मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आगाज़ मैं करूँगा ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब से। हारिस नवाज़ साहब, इंट्रो अब मैंने खासा तवील दे दिया, तो आई जस्ट कम अप विद अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट क्वेश्चन। बाजोड़ धमाका और चाइनीज़ नाइब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद, डू यू सी अ कनेक्शन? देखें, बिल्कुल। और इसके साथ अगर आप जोक का बे लें तो वो भी एक है कि वो बलूचिस्तान में भी उन्होंने किया, एक उन्होंने किया केपीके के अंदर। नाउ दैट इंडिकेट दे वांट टू टेल अ मैसेज, कन्वे अ मैसेज कि वी आर प्रेजेंट ऑल ओवर। और जाहिर है कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड इट इज़ इंडियन रॉ, इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद इसमें और कुव्वतें जो हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, दे आर ऑल टुगेदर एंड वी ऑल नो व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हाट दे वांट आउट ऑफ दिस ऑल एपिसोड। बात यह है कि लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बताऊं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तहैया किया हुआ है एंड नो मेंशनिंग ऑफ वर्ड्स, एक डिवीजन पूरा काउंटर टेररिज्म पर रेस किया है। गवादर का एयरपोर्ट बन रहा है, पूरी एक रेजिमेंट वहाँ पर है कि हमने इसको कामयाब करना है, हमने इसकी सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करनी है और हमने मुल्क से टेररिज्म करना है। इसके लिए रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं, दे ऑल एक्सेप्ट एवरीथिंग और कोई भी रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता। सेकंड ये कि देखें, वजह ये कि ये जो धमाके होते हैं ना, जो सुसाइड बॉम्बर है, 1 ऑड में वो कामयाब होते हैं। 90% हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जिसमें हम वी ऑल नो कि मिलिट्री की जो है वो वहाँ तक पहले से पहुँच जाते हैं, उनके नेट को ब्रेक कर देते हैं, सहूलतकारों को पकड़ लेते हैं, बहुत इवन आपके जो खुद कुछ बम्बार होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, लेकिन कोई ना कोई इसमें निकल आता है। अब देखना ये कि इसके लिए क्या मौक़िफ़ है। आपके सामने चीफ आर्मी साहब जब कोयटा में गए तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी क्लियर तशवीश का इज़हार किया अफगान तालिबान से कि जी हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपने क्या कमिटमेंट की थी वो अपनी पूरी नहीं कर रहे हैं। टू सप्लीमेंट दिस ही इमीडिएटली वेंट टू ईरान ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस और बड़े ही हंगामी तौर पर। वहाँ जाके उन्होंने ईरान की लीडरशिप से बात की कि जी आप, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर हैं, कि जी दोनों ममालिक मिलकर ईरान को, अफगानिस्तान को कैसे समझाएं कि व्हाट ऑल वी एक्सपेक्ट फ्रॉम टू डू। सिंपल बात है, देखें उनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट वहाँ नहीं है। अफगान तालिबान की और टीटीपी की एक ही आइडियोलॉजी है, उन्होंने इनको सपोर्ट किया अमेरिका के खिलाफ, अब वो खामोश बैठे हुए हैं। सेकेंड ये कि जाहिर है कि वहाँ पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, उनके ना नॉर्दर्न अलायंस की तरफ ना ताजिक्स, उज़्बेक्स, हज़ारा सब नाराज बैठे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं।
जो कि हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन करें, जिसकी वजह से ये मुकाबले। लेकिन आई थिंक दिस इज द राइट टाइम नाउ, वी हैव टू वेरी क्लियर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अफगान जो जहाँ रिफ्यूजी हैं वो भी पश्तून हैं, हमारे भाई जो KPK में है सारे पश्तून हैं, अक्रॉस द बॉर्डर उनके रिलेटिव्स हैं वो भी पश्तून है सदर्न अफगानिस्तान में। तो ये हमारे लिए बड़ा डेलिकेट इशू है। सही। अदरवाइज इट इज वेरी, इट्स मुश्किल नहीं है कि एक, आई टेक जस्ट 1 मिनट कि इसके साथ देखिए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उसके साथ डिफेंस मिनिस्टर को जाना चाहिए अफगानिस्तान। आर प्राइम मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री जाएं, जाके क्लियर बात करें कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज वी विल हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट टू गो फॉर सर्जिकल, लिमिटेड सर्जिकल स्ट्राइक आपके, ताकि इनको डिस्ट्रॉय करें, अपने मुल्क को सेव करें। सही। कमर चीमा साहब, इंटरनेशनल लॉ जो है वो जाहिर है कि उसमें क्रॉसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर, अफगानिस्तान तो इसको कहता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो इसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, हम कहते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर हमारा पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटर बॉर्डर को क्रॉस करना, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट करना, इसके जाहिर है कि इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो मामला है, इस मामले को हाउ टू बेटर एड्रेस दिस, और ये इंसिडेंट एक नहीं है, बाजोड़ वाला इंसिडेंट है, यूब वाला इंसिडेंट मेंशन किया, जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, अप्रैल की 26 को आपको याद होगा कि चाइनीज़ इंटरेस्ट को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था, कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो धमाका हुआ, डू यू सी अ कनेक्शन कि ये जो सारे मामलात हैं और फिर अब हमें इसको किस तरीके से आगे टेकअप करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है कि ये प्योरली ऑब्वियसली क्लियर है। कहा जाता है कि कोई भी जब दहशतगर्दी का हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसकी 7 स्टेजेस होती हैं। रिक्रूटमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, टारगेट सिलेक्शन होती है, लॉजिस्टिक होती है, एंड एग्जीक्यूशन होती है। ये 7 स्टेजेस में ये बंदा गुजर के यहाँ पहुंच गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये जो आपने कनेक्शन की बात की, आपने बात की कि जी अफगानिस्तान की बात की। अगर आपको याद हो कि जब डिफेंस मिनिस्टर और मौजूदा DGI से अफगानिस्तान गए थे और हमने उनको बड़ा क्लियर कहा था, और उसके बाद वापस आके हमने ये बताया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2 दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि हो सकता है हमें जो है वो टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अफगानिस्तान में हमला करना पड़े। ये भी एक चीज क्लियर है। देखें, दुनिया ने इस चीज को नहीं देखना कि अफगानिस्तान क्या कर रहा है, TTP क्या कर रही है, अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं। दुनिया ने आपकी रिपोर्ट कार्ड चेक करना है। 2014 में जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमने इसके ऊपर बुनियाद रखी, जिसकी हम आज 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दुनिया को मैसेज देना चाहते थे कि इस मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, इस मुल्क में जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और हम डायरेक्शन बदलना चाह रहे थे कि देखें पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है और यहाँ पे दुनिया आके पैसा लगाए। हमने 10 सालों में ये चीजें ये हमने करना था। अब हुआ ये है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गई, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स के हवाले से को 500 किलोमीटर जो है वो सड़कें भी बन गई, कोई जॉब्स भी क्रिएट हुई काफी हद तक। लेकिन वो जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है कि आज चाइनीज वाइस प्रीमियर है और इस्लामाबाद 2 दिनों के लिए बंद है, और फिर ये इंसिडेंट भी हो जाता है। सो इट मींस कि वो जो हमारा फंडामेंटल पॉइंट था, जो हमने 10 साल पहले ये सोचा था कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है, क्योंकि देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइनीज शक्ल में आ रही है, वो बात वहीं की वहीं खड़ी हुई है। और हम कभी ईरान जाते हैं, कभी अफगानिस्तान जाते हैं, और कभी हमारे साबिक वजीर आजम कहते हैं कि ये 40-50 हज़ार TTP के लोग जो हैं ये हमें पाकिस्तान में लाने ही थे, क्योंकि वो अफगानिस्तान वाले ने तो नहीं रखने थे, तो उनमें से तो मिलिटेंट भी थे, तो उनको हम ठीक कर लेंगे, ये कर लेंगे। सो मुझे लगता है कि लार्जर एक कहीं ना कहीं पे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, और वो कहीं पे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में इशू है, कहीं पे हम भूल जाते हैं कि ये भी एक दहशतगर्दी भी एक इशू, और कहीं पे हम समझते हैं कि चीज़ें ये छोटी मोटी हैं। आपको याद होगा चाइना हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, वो अगर नाराज होते हैं, हमने कराची के अंदर चाइनीज दुकानें बंद करवाई हैं, हम ग्वादर में और बलूचिस्तान में उस तरह चीज़ें स्पेस से नहीं बढ़ा सके,
अगर और हमने सिक्योरिटी डिवीजन रेस करके बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाए भी हैं चाइनीज को सिक्योरिटी दे के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने करवाए भी हैं जो कि बड़े सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी है। लेकिन मैं समझता हूँ एक लार्जर जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अगर बलूचिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको पता मिलिटेंट्स मौजूद हैं और ये अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं और ये अभी जो एक जिसे हम कहते हैं कि एक नई वॉर शुरू हो गई है कि जो देवबंदी अब तालिबान है वर्सेस सलाफी मिलिटेंट, ये एक और चीज चल पड़ी है। सो मुझे लगता है कि हमें कहीं अंदर बैठना है और अफगान तालिबान ने तो हमारी ईसा नफीसा बात नहीं वो बड़े क्लियर है। सो हमें अंदर बैठ के इस चीज को देखना है वंस फॉर ऑल, क्योंकि दुनिया मजीद वो इस चीज पे नहीं रह सकती कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो दुनिया को हम कह रहे हैं कि आके पैसा इन्वेस्ट करें तो फिर उनको माहौल देना पड़ेगा। सही। चीमा साहब मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दें। हुमायूं खान साहब जो है हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर तज्जिया निगार हैं, ख़ासतौर पर चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात रीजनल मामलात इन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हुमायूं खान साहब मुझे ये बताएं कि इंसिडेंट्स जाहिर है कि पाकिस्तान की बहुत सी फॉल्ट लाइंस हैं, पाकिस्तान में सियासी मसाइल हैं, लिसानी हैं, बटे हुए हैं बहुत सारे मामलात में, फ़िरका वाराना हमने देखे हैं इंसिडेंट्स। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं जो डायरेक्ट एक टारगेट है कि पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी ना हो, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात या पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात ख़राब किए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो दासू डैम अटैक था, सरीना की पार्किंग में जो कोयटा में बॉम्बिंग हुई, गवादर पीसी के ऊपर हमला, चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर हमला, जो कराची यूनिवर्सिटी है उसके बाहर मजीद ब्रिगेड ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो हमला, उसके बाद जो अब बाजोड़ का इंसिडेंट, जो सारे इंसिडेंट आपको नज़र आता है कि दे कोइंसाइड विद समथिंग रिलेटेड टू सी पैक या चाइना पाकिस्तान। अब दो मुल्क हैं जो ओपनली अपोज करते हैं, एक अमेरिका है और एक इंडिया है। डू यू थिंक के अलोन टीटीपी की इतनी कैपेसिटी है, कहीं से डायरेक्शन आती है, कौन उनको आर्म कर रहा है, कौन उनको पैसा दे रहा है, और हमने इसको कैसे टेकअप करना है इन दो मुल्कों के साथ कि जो ओपनली कहते हैं कि हमने इसको सबोताज करना है? थैंक यू ईसा। मेरा ख्याल है बड़ा अहम सवाल है। अभी जिस तरह कमर इसके ऊपर बात कर रहे थे, कुछ तो हमारे अपने मसाइल हैं कि हमने अपनी जो है कैपेसिटी नहीं बिल्ड की इन टर्म्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिसिंग, इंटेलिजेंस, और उसमें भी कोई दो राय इसलिए नहीं है कि हम बहुत मुश्किलात का जो है वो बड़े अरसे से जो है शिकार रहे। हैविंग सेड दैट, पॉलिसी ओरिएंटेशन शायद हमारी ठीक नहीं रही पिछले चंद सालों में, और दूसरा ये है कि हमारी जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थी वो बड़ी लिमिटेड थी। अब ये जो जहाँ तक आपका ये सवाल है कि जो पिछले चंद सालों में बड़े टारगेटेड ऑपरेशंस होते रहे, पर्टिकुलरली जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर तो कोई दो राय नहीं। उसके ऊपर पाकिस्तान ने 2 डोजियर जो हैं यूएन के ऊपर अपने जमा करा चुका है। उसके अलावा एक पूरा जो है एक सेटअप है जो कि कहा नहीं जाता, रिपोर्टेडली मुख्तलिफ जगहों पे है, रॉ के अंदर वो जो है वो बनाया गया, जो कि जब इनिशियली स्टार्ट हुआ तो $500 मिलियन उसके ऊपर एक वो मनी सीड मनी रखा गया कि इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ जो टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में पकड़े, जिसमें कुलभूषण यादव ले लें या फिर बाकी और भी हैं, उन्होंने क्लियरली अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये साबित किया कि उनका मकसद ये था कि जो चाइना के इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, ये जो सॉफ्ट टारगेट हैं। अब देखें, कोई एक बिजनेसमैन यहाँ पे कोई काम कर रहा है, कोई दुकानों वाला है, कोई रक्शे बना रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, या जो डैम बनाने वाले मजदूर हैं, वो तो बेचारे ऐसे नहीं है कि उन्होंने कुछ खुद अपना कोई प्रोटेक्शन करनी है। ऑब्वियसली वो जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट थे, उसके ऊपर टारगेट किए गए। अब इमेज क्या था और मैसेज क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जब जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको हम टारगेट करेंगे। इंडिया तो पर्टिकुलरली उसमें बड़ा खुल के सामने आया। अमेरिका की तरफ जहाँ तक आपका सवाल है, वो हमने देखा कि इस वक्त दुनिया में अब 2 बड़े ब्लॉक्स बन चुके हैं। जो जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रही है, उसमें इंडिया जो है अमेरिका के साथ देते हुए अपनी एक जंग कर रहा है, और दूसरा चाइना जो है। अब पाकिस्तान ने ये फैसला करना है। हम देखें, अमेरिका के भी इत्तेहादी हैं, मोस्ट नॉन नेटो एलाय रह चुके हैं, वॉर ऑन टेरर का सबसे बड़ा हिस्सा थे, और उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा दोनों तरफ जो है ताल्लुकात अच्छे थे। अब हमने बड़ा केयरफुली ट्रेड करना है कि अमेरिका को जो है ये नहीं बताना कि हम एक ब्लॉक में जा रहे हैं, और उसकी भी रीजंस हैं। एक बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा और बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। हुमायूं मुझे ब्रेक लेने दें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कहते हैं बैलेंस करना कैसे मुमकिन है? 2 मुल्क, 2 बड़े भैंसे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान ओपनली अब इस वक्त जो है वो कोल्ड वॉर का आगाज़ है, और वो कहीं कहीं पर अब कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे वक्त में जब अमेरिका ये खींचा तानी कर रहा है कि आप हमारा साथ दें या फिर हमारी आपके साथ जो है वो ख़त्म है, इस किस्म की सिचुएशन आ चुकी है, तो हाउ कैन पाकिस्तान प्ले इट्स कार्ड स्मार्टली? बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी ब्रेक से पहले जो हुमायूं खान बात कर रहे थे, इन्होंने कुछ डॉसियर्स का बताया कि पाकिस्तान ने डॉसियर्स तैयार किए, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कौन कौन से ग्रोह किस किस तरीके से मुलव्वस हैं, और उसमें हमने अपनी तरफ से एविडेंस भी डाला, कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ट्रांजैक्शंस, पैसे कहाँ किस तरीके से भेजे गए, अफगानिस्तान को कैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब इन डॉसियर्स को तो इदारों ने तैयार किया है ना, लेकिन अब उसको परसू करना है हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने। व्हाट डू यू थिंक, हमारे वज़ीर ख़ारजा जिस वक्त वो 5-6 दौरे अमेरिका के करते हैं, इन डॉसियर्स का मेंशन कहीं नज़र नहीं आता। वो यूएन के फ्लोर पे भी तकरीर करते हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल के खसूसी इजलास में भी शिरकत, और वो इंसिडेंट ये होता है कि उससे चंद घंटे पहले यहाँ पर हमारी जो वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा हैं, वो डॉसियर पेश कर रही होती हैं और उस डॉसियर का कोई मेंशन नहीं होता हमारे वज़ीर ख़ारजा की तकरीर में। तो हु इज़ गोइंग टू टेक चार्ज, किसने ये पेश करना है बाहर? देखें, एक दो बातें ख़ास तौर पे हमारी जो इंटेलिजेंसीज है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डोजर बनाती हैं बेस्ड ऑन ऑल फैक्ट्स एंड फिगर वट एवर इंडिया इज डूइंग। और उसके बाद उनके खास गुलबसन यादेव के साइड पे उस वक्त बड़ा बनाया गया, फिर चाइनीज एम्बेसी का उस वक्त बताया गया, फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त शाम कुरैशी थे, और फिर मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर ने बैठ के बातें की, सब बताया गया। इशू है हमारा परसुएंस, हम उसको फॉलो अप कितना करते हैं। ये हमारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज ये बजौड़ का इंसिडेंट है, आप मेरी बात याद रखें, 10 दिन के बाद नोबडी वुड नो के देवर एवर एन इंसिडेंट इन बजौड़ में। ये हमारा, यू हैव टू फॉलो इट। फॉलो करने के लिए आपके पास इस्लामाबाद में सारे आपके दुनिया के एम्बेसडर्स हैं, फिर आपका OIC का आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, इस्लामोफोबिया की बात हुई, वहाँ से गया जर्नलिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपके पास यूनाइटेड नेशन में आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने किसको हिट करना है। 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट में यूनाइटेड नेशन के, क्या हम उनको हिट करते हैं, क्या उनको एक्सप्लेन करते हैं? आपके मुल्क के अंदर 2 बैठे हैं यहाँ रीजन में, रशिया और चाइना। वी हैव टू टेल देम ऑल द टाइम इन कॉन्फ्लिक्ट कि ये कि इस जो कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसका इफेक्ट क्या होगा इस रीजन में और वर्ल्ड में क्या होगा, वो हम नहीं बताते हैं। सेकंड, देखिए इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने आप को हर हालत में इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो दुनिया आपकी तरफ देखेगी। गरीब मुल्क, भीख मांगने मुल्क को कोई पूछता नहीं। वाई इंडिया एवरीबॉडी रनिंग टू इंडिया? बिकॉज द प्रॉब्लम इज उनके पास सऊदी अरब का, UAE का, हर एक का $billions इन्वेस्टमेंट है। इट्स अ बिग तजारती मंडी। सेकंड, उनको अमेरिकन को क्या ज़रूरत है? दे वांट के ये हमारे प्रॉक्सी यूज़ करें, चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में करें, पाकिस्तान को सी पैक ना बनने दें। सेकंड, एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, इसके साथ अमेरिकन क्या कहते हैं, एंड वी ऑल नो जनरली, आई एम श्योर कमर चीमा शुड बी नोइंग इट, दे से ओपनली कि डोंट मेक सी पैक, वी आर अगेंस्ट इट। नंबर 2, दे वांट कि कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट कर लें एंड देन हैव गुड रिलेशन विद इंडिया और चाइना से दूर रहे। ये उनके डिजाइन, कैन वी डू इट? तो इसके लिए अभी डिप्लोमेसी का आर्ट क्या है कि यू कीप परसुइंग योर ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, जैसे CPEC भी, वट एवर इट इज, वाइल रिमेन इंगेजिंग विद आपकी जो पावर हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, रशिया, चाइना के हमारे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। इनको हमने प्रायोरिटाइज करना है। इसको हमने जब तक, देखें हम एक इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी बहुत बड़ी लड़ाका फौज है, हमारी जियोस्टेटिक लोकेशन बहुत ही अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छी है। व्हाट वी नीड इट टू हैव इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सो दैट हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क की मफादात में करें। जिसके लिए वो आपको नहीं करने देते, वो आपको वहीं में फंसाए रखेंगे, आप इकोनॉमिक स्टैंगुलेट करेंगे, जैसे भी IMF वर्ल्ड में किया है, आप उनकी मर्जी के फैसले करेंगे। इस बैरियर को, इस नक्शे को हमने ब्रेक करना है। सही। कमर चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि आपने गुज़िश्ता ख़ास तौर पे 4-5 दिन से आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे कॉलीग्स उन्होंने बलूचिस्तान और दूसरी जगहों के दौरे भी किए, कुछ माइंस की, मिनरल्स की बात हो रही है, एक मिनरल समिट हो रही है, बात हो रही है कुछ $24 अरब सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट, $20 अरब कतर की इन्वेस्टमेंट, ऑयल रिफाइनरी की बातें, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जिस किस्म की क्रिएट हुई है या की गई है, उस सूरत में ये जो प्लान्स हैं, इनको आपको लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? आप ला सकते हैं इन्वेस्टमेंट अगर साथ में सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी हो?
देखिए बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि आज देखिए चाइनीज वाइस प्रीमियर आए हैं, तो जो KSE 100 है वो 900 पॉइंट उसने गेन किया है। कहा जाता है कि 48,000 दो क्रॉस किया 20 जी महीने के बाद। जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हम इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर रहे हैं ईसा साहब, ये मुझे ऐसे लगता है कि ये उन मुल्कों लीडर्स को करनी चाहिए। हमारी तरफ से तो बयान आ जाता है, वो उधर से खामोशी रहती है। हम वो जो लीडर जैसे मोहम्मद बिन सलमान आए तो उन्होंने पाकिस्तान में बात की जी $20 अरब के पता नहीं कितना हम इन्वेस्ट करेंगे, तो एक पता चला जी चीजें हो रही। सो ये जो भी $28 अरब की बात हो रही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बालगी बिल्कुल जबरदस्त है, लेकिन ये उन मुल्कों को बात करनी चाहिए, उनकी लीडरशिप को बात करनी चाहिए। उससे जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। अगर चले जाएं आप बलोचिस्तान चले जाएं तो वहां के लोगों से आप मिलें तो वो बहुत सारे जो वहां पे लोकल्स हैं वो को पूरी उम्मीद नहीं है। वो खासतौर पे 10 साल में ये जो चीजें हुई हैं, ये डेवलपमेंट जरूर हुई है, बहुत सारे इलाकों में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन लार्जली वो कोई जिसे वो कहते हैं ना कि वो इस तरह खुश नहीं है कि वो समझे कि हर तरफ जो है वो खुशहाली आ गई। अभी हमने देखा ग्वादर में किस तरह की चीजें जो है वो चलती रही। हिदायतुर रहमान साहब को हमने देखा, लार्जली एक सोशल मूवमेंट जो है वो चल पड़ी वहां पे। सो मुझे लगता है कि एक हमें पोटेंशियल बहुत है, कर हम सकते हैं, चीजें भी बेहतर हैं, हमारे पास बिजली भी मौजूद है, लेकिन वो जो किक स्टार्ट लेना है वो हम नहीं ले पा रहे। उसकी जो मेन वजह वो सिक्योरिटी है। आपको पता है कि अभी भी चीनी सफीर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं है, जो चार्ज डी अफेयर सारा निजाम चला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें सिक्योरिटी बहुत बड़ा इंपेडिमेंट है। इस पे ऊपर अगर हम थोड़ा फोकस करें तो हमें पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। बलोचिस्तान के अंदर खवातीन ने सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी है, ये एक डिफरेंट ट्रेंड है। सो वो जो मुझे लगता है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कमी है। वो जो कनेक्शन है स्टेट का और अवाम का, उसमें वो जो गैप है, उस गैप को मजीद फिल करने की जरूरत है। और ये जो हम समझ रहे हैं कि उस खित्ते में जाएंगे और वहां की एलीट से बात कर लेंगे और नीचे लोग खुद ब खुद ही उनके साथ चल पड़ेंगे, मुझे लगता है कि वो चीज भी बलोचिस्तान में लार्जली बैकफायर कर गई है। हमें थोड़ा सा, और अभी क्योंकि हुकूमत जा रही है, अब कौन बात करे, अभी तो केयर टेकर सेटअप है, लेकिन जिस तरह ये इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में $28 अरब की बात हो रही है, चाइनीज दोबारा पाकिस्तान पे जो है वो हमारे साथ हैं। सो मुझे लगता है कि हमें और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, अब अभी जिस तरह हम कुछ अरसे से देख रहे हैं ये, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये सारी इंटरनल मैटर हैं। फिंगर्स जरूर खाएं लोगों के ऊपर, उसके ऊपर, लेकिन इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हमें ही ब्लेम किया जाएगा। लोगों ने हमारे डॉसियर जरूर पढ़ते हैं और वो कहते भी हैं कि डॉसियर ठीक है, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। सो अपनी कैपेसिटी, सिक्योरिटी और इन चीजों को काम करने की जरूरत है। सही। हुमायूं खान, मुझे ये बताएं, आप चीन के बहुत सारे लोगों से आपका राब्ता भी रहता है, यहाँ पर एम्बेसी में भी आप लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं। एक चीज़ बहुत जो है वो इस वक्त खटक रही है। पाकिस्तान चीन को कहता है हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद है, समंदरों से गहरी है, शहद से मीठी है, स्टील से सख्त है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के अप्रैल 2015 के बाद चीन के सदर का दौरा नहीं हुआ पाकिस्तान का, और गालिबन मार्च या मई 2013 के बाद चीन के वज़ीर आज़म का दौरा नहीं हुआ पाकिस्तान का। एक वाइस प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छी बात है, हम उनको वेलकम कहते हैं। एक हाई लेवल डेलीगेशन ज़रूर है, वो नुमाइंदे भी हैं चीन के, ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं चीन के सदर के, लेकिन जो हाई लेवल विज़िट है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एक डिप्लोमेटिक जेस्चर होता है कि चीन का सदर जो है वो आ रहा है, चीन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, वो मिसिंग है। कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का स्टाफ वापस गया, वो वापस नहीं आया अभी तक। दासू डैम अटैक हुआ था, उस वक्त के जो DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी तियानजिन गए थे वांग वी के साथ, उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई थी, हमने कुछ एश्योरेंसेस दी थी, उसके बाद मामलात कुछ बैक ऑन ट्रैक हुए थे। लेकिन ये जो कराची यूनिवर्सिटी का हमला था उसके बाद उनका स्टाफ वापस जा चुका, वो वापस नहीं आया। अभी कमर चीमा बता रहे हैं कि चार्ज डी अफेयर्स के लेवल के ऊपर आपको डील कर रहे हैं, अभी आपका जो वहाँ यहाँ पर फुल फ्लेजेड एम्बेसडर नहीं अपॉइंट हुआ। इज़ देयर अ प्रॉब्लम बिटवीन लाइक इन तमाम मामला पाकिस्तान चीन ताल्लुकात? जी, इसमें प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, एक नहीं है, मल्टीपल हैं। अभी जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी मुल्क की, इट्स बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी। अगर आप डोमेस्टिकली पॉलिटिकली स्टेबल हैं, इकोनॉमिकली वायबल हैं, तो उसको आप एक्सटेंड करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को, और या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हासिल करने के लिए।
जहाँ तक चाइना का तल्लुक है, चाइना को जिस तरह आपने जिन क्लीशेज़ का जिक्र किया और वो हर मौके पे कहे जाते हैं, मोस्टली हमारी तरफ से भी लेकिन उनकी तरफ से भी, हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड स्वीटर देन हनी। तो ये है तो है, एक इसकी ऊपर एक बड़ी सॉलिड बेसिस है। 71 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री है जिसमें हमने उनकी बड़ी हेल्प की, उन्होंने हमारी हेल्प की, और मोस्टली अब आजकल पिछले 2-3 दहाइयों से उन्होंने ही ज़्यादा हमारी हेल्प की। वाक़यात तो हैं। चाइना को आप जो है एक तो अपने दोस्त की तरह लेते हैं, लेकिन दूसरा आप देखें कि चाइना इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है। सेकंड अगर आप समझें इकोनॉमिक पावर है, सेकंड मिलिट्री पावर है, तो उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं, और जो उनके इनिशिएटिव हैं या जो उन्होंने जिस तरह दुनिया को देखना है उसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस भी हैं। तो इस चीज़ को लेके अगर आप उसमें देखें कि आप अपने पुराने ताल्लुक की वजह से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उस तरह आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना जो है पाकिस्तान को स्टिल ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक को अपने ट्रिप पार्टनरशिप के तौर पे देखता है। इस विजिट का जिस तरह आप अभी जिक्र कर रहे हैं, ये खान साहब, वी हैव कम डाउन टू अ पॉइंट जहां पर साबिक वज़ीर आज़म जो है वो जून 2021 ही गिव्स अ स्टेटमेंट, टू बी वेरी प्रिसाइज 26 या 27 जून को उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इट्स अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द यूएस टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू चूज साइड्स, पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड यूएस। और फिर हम इस साल देखते हैं रेपिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट, पहले एक मेमो लीक की बात आती है, उसके बाद हिना रवानी खर साहिबा की एक के बाद एक, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने में मुसलसल ये स्टेटमेंट आ रही है कि पाकिस्तान शुड नॉट बी कोर्स्ड, पाकिस्तान के ऊपर दबाव नहीं, पाकिस्तान को ये धौंस और इसके तरीके से चीन और अमेरिका के दरमियान। तो वी हैव कम डाउन टू दैट पॉइंट, और दूसरी तरफ से भी कोई वार्म जेस्चर होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मैं उस वार्म जेस्चर्स को आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम शायद एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस साइड से हमें जेस्चर्स मिल रहे हैं। आपके DGSI विजिट कर चुके हैं, आपके आर्मी चीफ वहाँ पे विजिट कर चुके हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर को मुख्तलिफ मौक़ों पे SCO के उस पर, अभी जो इंडिया में पिछला जो SCO का समिट हुआ उसके फ़ौरन बाद आए वो उसके फ़ौरन बाद, लेकिन उस समिट के अंदर भी जो है G20 के जो समिट कश्मीर में था, चाइना ने उससे एब्सटेन किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं वो सिग्नल्स तो उस तरफ से आ रहे हैं, लेकिन वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि एक दर्द बिल्कुल आके हमें जो है ना बाजू से उठा ले और हमें कहें कि तमाम आपके जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उसका हल कर लें। अभी आपके साथ उन्होंने चश्मा 5 की न्यूक्लियर डील की है $4.8 बिलियन की। उसके अलावा उससे पहले आपका जो K2 और K3 है कराची में, वो चला रहे थे, ये जो हाई प्रेशराइज वाटर जो है वो कर रहे हैं। तो ये एक सिग्नल तो है। अभी इस दफ़ा इसका जो वाइस प्रीमियर इस वक्त जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ये शायद तो ये करते कि अगली नई हुकूमत आ जाती तो उस वक्त आते। उन्होंने एक सिंबॉलिक जेस्चर भी दिया है कि वी डोंट केयर कि गवर्नमेंट कौन सी है इस वक्त पाकिस्तान में, वो फिर भी आए। कांस्टेंट फिनोमेना है जिसको आजकल गवर्नमेंट जो है वो ये शायद बताने की हमें कोशिश कर रही है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान रिलेशनशिप विद चाइना। कितना ये ट्रू है? और सियासी मामलात, अब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब से स्टार्ट करेंगे बात। जाहिर है कि 2-3 मामलात बहुत अहम हैं। एक, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो पाएगी या नहीं, उनकी कबूलियत कहाँ तक पहुँची, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और सियासी मैदान में क्या कुछ होने जा रहा है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जो 2 सेगमेंट्स थे उसमें हमने सिक्योरिटी और मुआशी मामलात के ऊपर बात की। अब ज़रा गुफ्तगू होगी सियासी मामलात पर। ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो ओवर द वीकेंड गुफ्तगू फरमाई है उसमें उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कबूलियत बन गई है पिंडी की तरफ, वापस आ रहे हैं, अगले वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन साथ ही खबरें ये भी चल रही हैं कि इलेक्शंस भूल जाएं, इलेक्शन अगले 2 साल नहीं होंगे। ये क्यों खबरें चल रही हैं इस किस्म की, बज़ क्यों है? आई थिंक ये देखें, इसमें ईसा ये खुद फीलर्स देते हैं पॉलिटिशियंस। आप मुझे ये बताएं कि आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है, आपकी हुकूमत है, आप दुबई आते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, फिर दुबई आते हैं, फिर इंग्लैंड जाते हैं, यू आर मूविंग अराउंड यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। आप अपने कौम को, जो आप कहते हैं बहुत बड़ा लीडर हो, आप अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आई एम नॉट कंसर्न अबाउट पाकिस्तान के कानून और आइन को मैं बिल्कुल समझता नहीं और मैं अपनी मर्जी से करूँगा। आप कॉन्विक्ट हैं, यू शुड हैव कम। आप दुबई आए थे, पाकिस्तान आते, आके क्या होना था मुझे बताइए। 2 हफ्ते आपके केसेस पहले सारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, मरियम नवाज वाला, कैप्टन सफदर वाला आपका ख़त्म हो जाता। 1-2 हफ्ते के लिए अगर आप जाती उम्रा को, आप कैंप जेल जो आराम से बन जाएगी आपकी हुकूमत है, वहाँ पर रहें और आपके केस फाइट करके और फिर आवाम को बताएं, देखें मैं आ गया हूँ, मैंने जेल में भी चला गया और मैंने अपनी आगे इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। दे आर नॉट पुश्ड, दे नो कि यहाँ बैठे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं।
ये सब राया इनके लिए, ये हमें समझने की जरूरत है। देयर इज नो ये कि कबूलियत हो गई है, आपने आने हैं, अपने इलेक्शन लड़ने हैं, कैंपेन लड़नी है, उसके बाद आपने वोट करने हैं। इलेक्शन फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट होंगे, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। सेकंड ये कि 2 साल वाले भी अपनी मर्जी से बातें चलाई जाती हैं। देखें आपके, मैं तो फील करता हूँ कि नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और अगर नहीं है किसी वजह से आपके हल्का बंदियां नहीं है, नए सेंसेस नहीं हुए, वट एवर इट इज, मे बी मार्च में इलेक्शन हुई, इससे आगे नहीं जा सकते इलेक्शन। ये जान के उड़ाई जाती हैं, और यार से ब्लेम आप ड्रैग करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। अभी वो दे आर नॉट इन्वॉल्विंग। बार बार कहा जाता है कि वो इमरान को जो सजा नहीं हो रही है पीटीए के लीडर को, भाई आपकी अदालतें हैं, हुकूमत आपकी है, आपने जो करना है करें, आप नहीं करें तो इसका मतलब आपकी कोई ज़्यादा प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीज़ें इनको समझने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी गुफ्तगू के दौरान चीमा साहब जो है ना वो बड़ा ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, और वो शायद मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही आम चीज़। चीमा साहब मुझे ये बताएं, 5 लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ये गवर्नमेंट वाली साइड बता रही है। नाम उन्होंने 3 देने हैं, गालिबन 2 उन्होंने राजा रियाज साहब वाले भी अपनी तरफ से कर दिया कि हम ही कर देते हैं। एक रिटायर्ड सियासतदान की बात हो रही है, एक मईशत दान की बात हो रही है, एक सहाफ़ी की बात हो रही है, कोई 1-2 और। कोई आप क्लोज गेस के ऊपर पहुंचे हैं कि एग्जैक्टली कोई बता रहे हैं कि लंदन में भी कोई शख्स जो है वो एक बड़े मशहूर ज़माना स्टोर से आजकल सूट टाइयाँ खरीद रहा है? क्या खबर है? देखिए ईसा साहब, मैं हंस इसलिए रहा था, मेरे सामने एक ट्वीट आ गई, उसको देख के मैं हंस पड़ा था। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही है जी, ये सारे ही रियाया हैं, 2-3 बड़े लोग हैं, वो जब पावर में आते हैं वो सबको रियाया बना लेते हैं, क्योंकि लोगों का बिलीफ ही ये है। साबिक वजीर आज़म चेयरमैन पीटीआई को आप देख लें, वो भी रियाया ही समझते थे सबको। ये नवाज शरीफ साहब हैं, आसफ जरदारी साहब, इनके लिए भी सारी राय है। ये तो इनके लिए सब क्या है, ये एक को हटाएंगे दूसरा आ जाएगा, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, तो ये ऐसे ही निज़ाम रहेगा। फिलहाल तो ऐसी है एक बात। दूसरी बात ये रह गई कि अगर केयर टेकर सेटअप लंबा होता है तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अगर इलेक्शंस नहीं होते तो ये बहुत लोगों के हकूक के साथ, जिनको हम ऑलरेडी बड़ा पवाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। केयर टेकर सेटअप के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह किया गया है, गो के साबिक चेयरमैन पीटीआई भी बहुत जो है वो एक गलत खेल खेल रहे थे, लेकिन ये उससे भी बड़ी चीज़ है कि आप कानून की जो है आइन की खिलाफ वर्जी करें। सो ये अगर आपने इलेक्शंस नहीं करवाए थे, जो कि मुझे पता है इन्होंने करवा देने हैं, ऐसी बातें चल रही हैं, फीलर्स आते हैं, लेकिन मुझे पता है इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आपने इंगेज करना, आपने IMF के साथ जो है वो आगे मार्च अप्रैल में फिर आपने डील्स करनी है उससे पहले, बल्कि सो इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ऐसा हो कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए, केयर टेकर सेटअप हो जिस पे ट्रस्ट हो। ये ना हो कि लार्जली जिस तरह इसाक डार साहब की बात चली तो शोर मच गया कि भाई आपकी अभी हुकूमत है, फिर इनको बता रहे हो, फिर आपने पावर में आ जाना है। इस तरह एक कम से कम नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए, जिस हद तक कोशिश की जा सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान को चाहिए ईसा नकवी साहब, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम चाहिए। अगर हमें 10 से 15 साल सियासी इस्तेकाम मिले, ये इस कौम के अंदर बड़ी जान है। बड़ी मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन होने की सूरत में सियासी इस्तेकाम आएगा? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि चेयरमैन पीटीआई से तो हमें पहले ही उम्मीद है कि उन्होंने शोर डालना है कि धांधली हो रही है, जिस तरह 2018 में बाकी जमातों ने डाला था। सो ये तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो सियासी जमातें करती हैं। सो ये पैटर्न है, ये स्टेबिलिटी का पैटर्न यही है हमारे पास। सो अगर ये 15 साल हम सियासी जमात के हाथ पांव तो बांधे हुए हैं ना कमर चीमा साहब, आपने जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शनेबल एविडेंस है लें, पूरी सियासी जमात उसके ऊपर जाहिर है कि फिजा तो बनी हुई है। हुमायूं साहब मुझे ये बताइएगा, बस मेरे पास 2-3 मिनट का वक्त रह गया, मुझे ये बताएं कि ये जो बातें हैं, ये जो खबरें आ जाती हैं ना, ये बिला वजह तो नहीं आती। अपना इसाक डार साहब का नाम आता है, उसकी तरदीद क्लियरली नहीं की जाती। इस डिबेट में ये डिबेट ऐसे तो नहीं जनरेट हो गई, ये मीडिया ने अपने तौर पे या ईसा नकवी ने तो नहीं जनरेट की। मतलब आप एक केयर टेकर सेटअप को खिलाफ आइन एडिशनल पावर्स दे देते हैं कि वो डिसीजंस ले सकता है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट से भी डील कर सकता है। तो वो कहते हैं अंग्रेजी में कि इज़ देयर रीज़न टू बिलीव। मेरा ख्याल है रीज़न टू बिलीव है ना, है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब वो जहाँ आग होती है, चिंगारी होती है, तो धुआं आपको तब नज़र आता है। ये जो लेजिस्लेशन हुई पिछले चंद दिनों काफ़ी तेज़ी से,
और फिर जो आप बता रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप को जो है जितने वही वो प्रेस दिए गए- रिलीज निकाले, इलेक्शन कमीशन कहे कि यार जिस दिन असेंबली तहलील होगी उससे दूसरे दिन हम इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे। देखें, अगर तो वो करना डिबेट होता, खत्म। प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी है कि पंजाब की जो केयर टेकर सेटअप है और केपी का है वो 90 और 60 दिन वाली बात तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो प्रेसिडेंट है, और उससे पहले भी ऐसे हुआ कि इलेक्शन डिले हुए। लेकिन जो बात कमर कर रहे हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपने IMF के साथ डील करनी है, आप दुनिया की जितनी बड़ी, हमने इससे पिछले 2 सेगमेंट में गुफ्तगू की हम क्या चाह रहे हैं और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के अंदर अपनी किस पोजीशन को देखते हैं, वो सीरत में होगी। और उसमें आपकी बात बड़ी वैलिड है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो स्टेबिलिटी आएगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आनी। हाँ, ऐसे इलेक्शन, जाहिर है कि ये डिबेट यहीं से स्टार्ट होती है ना, कि अगर इलेक्शन का मकसद ये है कि आपने इलेक्शन इसलिए करवाना है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा और आप इलेक्शन करवा भी दें और सूरत हाल जूं की तूं बरकत, तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज 50-60 अरब रुपए भी लगाना और नतीजा वही धाक के 3 पात। क्या हम इस हुकूमत के जाने के बाद किसी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जा रहे हैं? दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले इसी हफ्ते के दौरान हम उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।